क्या हाल है गुरुजी लोग? मजा में है? मनीष पासवान, क्लास लेट से स्टार्ट होता है। विक्की कुमार, सुजीत कुमार, अंकित कुमार, हाँ, राधे राधे। चलिए, और सब दीदी जी लोग क्या हाल चाल है? बढ़िया है। कल आप ही ने हमको अथी खिलाए हैं हो। हाँ, जानते हैं होली में हम पुआ नहीं खा पाए थे, ठीक है। तो हम क्लास में बोले थे तो 2 लड़की, एगो दोपहर में लाके खिलाई, एगो रात में लाके खिलाई थी। एगो लड़की आप ही के बैच की है। पुआ लेकिन बढ़िया था, ठीक है। पुआ के साथ पनीर भी दी थी, 1 कटोरा पनीर बना के दी थी, पुआ दी थी। पुआ में सब चीज डाली थी, समझ गए? मतलब काजू किशमिश जो भी होता है। चलिए आ जाइए अब। पढ़ा रहे थे गुप्त काल, गुप्त 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 ही ना पढ़ा रहे थे? गुप्त, हाँ। गुरुजी लोग पूरा कंसंट्रेट हो जाइए अब। है क्लास अभी तक फ्री में चल रहा है, वो एप्लीकेशन पर है। आज लास्ट क्लास है, आज के बाद अब नहीं। गुप्त काल आज खत्म हो जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था आज के बाद खत्म, ठीक है। हमको तो पता नहीं था। चलिए शांत हो जाइए गुरुजी लोग। अब देखिए, गुप्त साम्राज्य पढ़ा रहे थे। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो है, गुप्त शासकों के विषय में हम आपको अवगत करवा दिए थे। गुप्त शासक, आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बने, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम बने, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आपको कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, पुरुगुप्त, बुधगुप्त, ये तमाम शासक गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत बने। इन तमाम शासकों के विषय में आपके क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज के सेशन में जो हम लोगों को देखना है, गुप्तों के प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में देखना है। गुप्तों के प्रशासनिक व्यवस्था को देखना है, गुप्तों के सामाजिक व्यवस्था को देखना है, गुप्तों के आर्थिक व्यवस्था को देखना है, और गुप्तों के धार्मिक व्यवस्था को देखना है। देखिए, इतिहास में जो है ना, एक शब्द आएगा राजनीतिक, एक शब्द आएगा प्रशासनिक, एक शब्द आएगा सामाजिक, एक शब्द आएगा आर्थिक, और एक शब्द आएगा धार्मिक, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था,
और धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था, किसी भी साम्राज्य के विषय में जब आप पढ़ते हैं, जैसे गुप्त साम्राज्य हो, मौर्य साम्राज्य हो, या अन्य कोई भी साम्राज्य हो, किसी भी साम्राज्य के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी राजवंश के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो राजवंशों के यही 5 व्यवस्था को हम लोग जानते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था। इसमें हम आपके साथ गुप्त शासकों के विषय में चर्चा कर चुके हैं, और जब किसी साम्राज्य या वंश के शासकों के विषय में आप जान लेते हैं तो यह माना जाता है कि उसके राजनीतिक व्यवस्था से आप अवगत हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप तो ये बात जान चुके हैं गुप्त वंश की स्थापना किसने की है, गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन हुए, गुप्त वंश के सबसे महान शासक कौन हुए, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन हुए। ये तमाम बात आप जान चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं जहां तक हमें याद है। पता नहीं अब आप इसको डाइजेस्ट किए हैं या नहीं किए हैं, वो तो 1 मिनट में पता चल जाएगा कि आप डाइजेस्ट किए हैं या नहीं किए हैं। हाँ, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक जिंदा गाड़ देंगे हम, ठीक है। क्या होगा हो? चंद्रगुप्त प्रथम। बैठ जाइए, उठिए। हाँ, गुप्त साम्राज्य के किस शासक के दरबार में नवरत्न रहता था? शांत रहिए ना। चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए इनको कुछ, क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ना, यही पचाए हैं, समझ गए। बैठिए महाराज। चश्मा उठिए, चश्मा उठिए। हाँ हाँ, कौन शासक, कौन गुप्त शासक बीना बजाता था? बैठ जाइए। ऐ लड़की, उठिए उठिए ना। हाँ हाँ, बोलिए। एरन अभिलेख कौन गुप्त शासक से संबंध? भानुगुप्त। बैठ जाइए। हीरो, उठिए। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि कौन धारण किया? है समुद्रगुप्त। पृथ्वी है, नहीं पता है। आंसरो बोल दिए तैयो नहीं पता है। बैठिए महाराज। ठीक है, एक बात बताइए, ये छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा बात आप याद नहीं रखते हैं और सपना कितना बड़ा रखते हैं। डबल स्टार वाला वर्दी चाहिए, दाल भात चोखा है, तुरंते मिल जाएगा। चलिए, अब नहीं याद रखे, हम बता दिए, याद रखना आपका काम है। नहीं रखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आज होली के बाद पहला दिन है, मारियो नहीं सकते हैं, समझ गए। तो जो है गुप्त शासकों के विषय में आप लोग जान चुके हैं, मतलब राजनीतिक व्यवस्था आप जान चुके हैं, समझ गए। राजनीतिक व्यवस्था पढ़ा दिए हैं। अब आइए, अब ध्यान से सुनिएगा। प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था। नोट को छोड़ दीजिए, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे लगाइए। सब चीज 1 से 1.5 घंटा में आपको याद हो जाएगा। टोटल समझिए, टोटल चीज याद हो जाएगा जितना महत्वपूर्ण है। अब हर चीज तो याद नहीं है ना हो सकता है, हर चीज तो हम बता भी नहीं है ना सकते हैं, लेकिन जितना महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से उतना बात जरूर बता देंगे, समझ गए। और उतना बात आपको जरूर याद हो जाएगा। तो कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पर, नोट को छोड़ करके। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोगों को
शासन प्रशासन को देखना होता है। शासन प्रशासन, शासन प्रशासन कैसे चलाए गए, कहां से चलाए गए, किसने चलाया, प्रशासन के शीर्ष पर कौन था, राजा क्या सिर्फ अकेले शासन प्रशासन को देख रहा था या फिर राजा के कुछ सहयोगी भी होते थे। राजा शासन प्रशासन सेना के माध्यम से देख रहा था तो सेना कितने प्रकार के होते थे। प्रशासनिक व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था को भी देखना होता है। तो इन तमाम चीजों को यहां पर हम लोग देखेंगे। एक तो सबसे पहली बात आप ये जानिए, गुप्तकालीन साम्राज्य में प्रशासन के शीर्ष पर राजा हुआ करता था। प्रशासन के शीर्ष पर राजा हुआ करता था। शीर्ष पर राजा हुआ करता था। गुप्त काल में सभी प्रकार के निर्णय अंतिम तौर पर राजा ही लिया करता था। सभी प्रकार के निर्णय अंतिम तौर पर राजा ही लिया करता था। इसलिए हम लोग यह बात कहते हैं कि प्रशासन के शीर्ष पर राजा हुआ करता था। और इस समय यानी गुप्त काल में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन हुआ करता था। राजाओं का शासन हुआ करता था, वो भी वंशानुगत, मतलब अगर कोई राजा का निधन हुआ तो उनके वंश के ही अगले कोई उत्तराधिकारी बनते थे, दूसरा कोई नहीं बनता था। और गुप्तकालीन राजा अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बना करके शासन प्रशासन कर रहा था। गुप्तकालीन शासकों की जो राजधानी थी, राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो गुप्तकालीन शासकों की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। लेकिन अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय गुप्तों की दो राजधानी हो गई थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय गुप्तों की प्रथम और राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्रा तथा गुप्तों की द्वितीय और सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन हो गई थी। उज्जैन, हां या ना? एकदम बताए हुए महाराज, समझिएगा। और एक बात और आप जानते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों एक ही बात है? दोनों अलग अलग बात? दोनों एक ही ना है। चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए या विक्रमादित्य कहिए, दोनों एक ही बात है। और आप जानते हैं ये बात, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहता था, 9 महान विद्वान रहता था, हाँ या ना? हाँ ना? तो उसके दरबार में जो 9 महान विद्वान रहता था, वो 9 महान विद्वान पाटलिपुत्रा में रहता था कि उज्जैन में? ना, उज्जैन में रहता था। जानते हैं, ये बात सिर्फ एनसीईआरटी लिखा है, दूसरा किसी भी बुक में आप, हमको नहीं लगता है ये पॉइंट देखे होंगे। लेकिन रामशरण शर्मा का 11th का एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें इस बात का स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 महान विद्वान नवरत्न रहता था, नवरत्न उज्जैन दरबार में रहता था, नवरत्न उज्जैन दरबार में रहता था। ये बात आपके नोट में भी नहीं लिखा हुआ है, समझ गए? तो नीचे से एक लाइन आप लिखिएगा, तो यहां पर नीचे से एक लाइन नोट में लिखिएगा। कुछ कुछ पॉइंट लिखाते हैं ना, हो जो शुरू से क्लास कर रहे हैं उनको पता है ना। हाँ, नीचे से एक लाइन लिखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले नवरत्न 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 संभवतः
उज्जैन दरबार को सुशोभित करते थे। संभवतः उज्जैन दरबार को सुशोभित करते थे। आप भी लिखिए ना, अगर मान लिया जाए कि आपका पहला ही क्लास है तो उससे क्या मतलब है? क्या है, पहली बार ससुराल जाइएगा तो खाना नहीं खाइएगा, समझ गए? पहली बार आए हैं, भूखे रहेंगे उमंग में, ऐसा बात तो नहीं होता है। तो अजीब विद्यार्थी से अजीब मेंटेलिटी का होता है। मतलब पहला दिन आए तो मास्टर का मुंह देखेंगे, समझ गए? बताइए, ग्रेजुएट हैं, चेहरा आपका बता रहा आप ग्रेजुएट हैं। लिख लिए ना। अब सुनिए आगे। तो राजधानी तो आपको याद हो ही गया, राजधानी तो आप जानते ही हैं। पहली राजधानी पाटलिपुत्रा और दूसरी राजधानी उज्जैन। राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्रा और सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन। फिर जो राजा होता था, राजा ही गुप्त काल में युद्ध की घोषणा करता था। युद्ध की घोषणा गुप्त काल में राजा करता था। शांति की घोषणा राजा करता था। इतना ही नहीं बल्कि हर समय प्रशासनिक नीतियों की घोषणा राजा ही किया करते थे। प्रशासनिक नीतियों की घोषणा राजा ही किया करते थे। और गुप्त काल के विषय में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जैसे मौर्य काल के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य का अर्थशास्त्र, क्योंकि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के पद पर थे और उनके दरबार में रहते हुए उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। इसी वजह से मौर्यों के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत चाणक्य का अर्थशास्त्र है। उसी प्रकार से जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह कालिदास की रचना है। कालिदास गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था और कालिदास के द्वारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोबसीयम, रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूतम, ये तमाम साहित्य की रचना की गई थी। कालिदास की रचना तथा कालिदास के समकालीन ही एक और विद्वान थे, कामंदक। कालिदास और कामंदक जैसे विद्वान इस बात की चर्चा करते हैं कि गुप्त काल में राजा को सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था। राजा को सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था। इस बात की चर्चा कालिदास करते हैं। और कालिदास ही नहीं बल्कि कामंदक जैसे विद्वान भी इस बात की चर्चा करते हैं। जैसे आज के डेट में राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है। प्रधानमंत्री को भी मदद करता है। उनके जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री को मदद करता है। तो जैसे राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए आज के डेट में एक मंत्री परिषद होता है और राष्ट्रपति उसी मंत्री परिषद के मदद से शासन प्रशासन चलाने का काम करता है, उसी प्रकार से उस समय में भी राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था। राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था और उस मंत्री परिषद में कई सारे मंत्रीगण हुआ करते थे, कई सारे बड़े बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे। राजा उन पदाधिकारियों के माध्यम से ही शासन प्रशासन चलाने का काम किया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि आपको एक अधिकारी होता था, उस अधिकारी का नाम था कुमारामात्य। गुप्तकालीन जितने भी पदाधिकारी हुए, उन सभी पदाधिकारियों में जो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो आपको कुमारामात्य है। जैसे आज आप देख सकते हैं केंद्रीय स्तर पर शासन है, राज्य स्तर पर शासन है, स्थानीय स्तर पर शासन है। इसी प्रकार की
प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त काल में भी देखने को मिलता है। केंद्रीय स्तर पर शासन था, राज्य स्तर पर शासन था, स्थानीय स्तर पर शासन था। स्थानीय स्तर पर शासन था तो गुप्त काल में भी जो है केंद्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और फिर जो है स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन देखने को मिलता है। और ध्यान में रहे कि जो कुमारामात्य नामक अधिकारी है, कुमारामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति राज्य में होती थी, प्रांतों में होती थी। प्रांत कहिए या राज्य कहिए, दोनों एक बात है। कुमारामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति जो है प्रांतों में होती थी, राज्यों में होती थी। और आज के डेट में कुमारामात्य की तुलना IAS अल्टेकर नामक विद्वान ने, अल्टेकर एक विद्वान का नाम है, अल्टेकर जो है एक विद्वान का नाम है, और अल्टेकर नामक विद्वान ने गुप्तकालीन कुमारामात्य नामक पदाधिकारी की तुलना, गुप्तकालीन कुमारामात्य नामक पदाधिकारी की तुलना अल्टेकर नामक विद्वान ने आज के IAS से किया है। और गुप्तकालीन रचनाओं से हमें यह जानकारी प्राप्त होता है कि कुमारामात्य नामक अधिकारी राज्य के यानी प्रांत के सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे। और कुमारामात्य जो है केंद्र और स्थानीय शासन के बीच, केंद्र और स्थानीय शासन के बीच जो है एक योजक कड़ी का काम करता था, एक सेतु का काम करता था, यानी केंद्र को स्थानीय शासन से जोड़ने का काम करता था। केंद्रीय प्रशासन को स्थानीय प्रशासन से जोड़ने का काम जो है आपको राज्य के भीतर सबसे बड़े पदाधिकारी कुमारामात्य के द्वारा किया जाता था। जैसे हाजीपुर को पटना से जोड़ने का काम गांधी सेतु करता है, उसी प्रकार से केंद्रीय प्रशासन को स्थानीय प्रशासन से जोड़ने का काम जो है आपको कुमारामात्य नामक पदाधिकारी किया करता था। और पहली बार गुप्त काल में ही यह भी देखने को मिला है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक पद पर आसीन थे, एक ही व्यक्ति एक से अधिक पद पर आसीन थे। और इतना ही नहीं बल्कि गुप्त काल में ही पहली बार यह भी देखने को मिला है कि जो प्रशासनिक पद था ना वो वंशानुगत था। जैसे राजा का पद वंशानुगत था, एक बार जो व्यक्ति राजा बन गया उन्हीं के वंश के आगे राजा बनते थे, उसी प्रकार से गुप्त काल के अंतर्गत जो है अगर एक बार कोई व्यक्ति किसी प्रशासनिक पद पर बैठ गया, उन्हीं के वंश के लोग जो है चाहे योग्य हो या अयोग्य हो, उन्हीं के वंश के लोग जो है आगे चल करके उस पद पर आसीन होते थे। तो यह सब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब एक लाइन में हम यह बात कह सकते हैं कि गुप्त काल में ही प्रशासनिक पद वंशानुगत हो गया था, प्रशासनिक पद वंशानुगत हो गया था। और दूसरी बात हम यह भी कह सकते हैं कि गुप्त काल में ही यह भी देखने को मिलता है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक पद पर भी आसीन हुए हैं, एक ही व्यक्ति एक से अधिक पद पर भी आसीन हुए हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें हम लोगों को गुप्त काल में ही विशेष तौर पर देखने को प्राप्त होता है, देखने को मिलता है। इतना बात क्लियर? कोई दिक्कत, कष्ट, आपत्ति नहीं ना? अब देखिए, जैसे आज आप देखेंगे, आज जो हमारा देश है भारत 28 प्रांत 28 राज्य में विभाजित है। प्रत्येक प्रांत कई जिला में विभाजित है, प्रत्येक जिला कई प्रखंड में विभाजित है, प्रत्येक प्रखंड कई पंचायत में विभाजित है, प्रत्येक पंचायत कई ग्राम में विभाजित है। हां या ना? हां ना? हां। वैसे ही अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो देश का विभाजन राज्य में, राज्य का विभाजन जिला में, जिला का विभाजन प्रखंड में, प्रखंड का विभाजन पंचायत में, पंचायत का ग्राम में, ग्राम का टोला में, तो ये जो विभाजन हुआ है ये विभाजन क्यों हुआ है बताइए? ये विभाजन इसलिए हुआ है ताकि शासन प्रशासन सही ढंग से चलाया जा सके। अब बताइए, भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में प्रधानमंत्री रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। अगर राज्य में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला में डीएम, एसपी, पंचायत में पंचायत सचिव, बीडीओ, ये सब अगर नहीं रहेगा तो मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू
का औकात है कि पटना के मुसल्लफपुर हाट में क्या हो रहा है, रोड है कि न है, रोड जर्जर है, नाला में पानी जाम हो गया है कि पानी ठीक ठाक से निकल रहा है, ये सब देख पाएंगे? मोदी जी देख पाएंगे? अकेले अगर मोदी जी रहे तो देख पाएंगे? तो बात को समझ रहे हैं, हम सिर्फ संकेत दे रहे हैं। मतलब सब कुछ सही ढंग से चल सके। अब एक बात बताइए, अगर पापा ही खाना भी बनाने लगे, पैसा भी कमाने लगे, सब चीज पापा ही करने लगे, समझ गए, तो सब चीज पापा से करना पॉसिबल भी नहीं है। सब चीज कैसे कर पाएंगे? खाना बना के आपको खिलाएंगे कि पैसा कमाएंगे? दो में से एक काम करेंगे जी। तो जैसे परिवार में भी काम का विभाजन हो जाता है, समझ गए, कि माता जी का ये काम है, पिताजी का ये काम है, भाई जी का ये काम है, बहन जी का ये काम है। अगर काम का विभाजन हो जाता है, सब अपने काम को करता है, तो परिवार कितना बढ़िया से चलता है। लेकिन वही काम का विभाजन नहीं होता है तो सब एक दूसरे पर थोपता है, और जानबे करते हैं क्या होता है उसके बाद तो हमको कहना नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर के हम यही समझाना चाह रहे थे कि गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन, या किसी भी साम्राज्य का, या वर्तमान में हमारे देश का प्रशासनिक विभाजन इसलिए किया। जगा दीजिए उसको, जग जाइए। काहे सो रहे हैं? दुश्मनी है हमसे? नहीं, बढ़िया बात बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है आपको? कितना बढ़िया, हर बात तो तोड़ करके बता रहे हैं। डेली क्लास करते हैं कि पहला क्लास है? पहला क्लास बच जाइएगा ना, तबीयत खराब है, झूठे से तबीयत खराब है। चलिए सुनिएगा आप। तो गुप्त साम्राज्य में शासन प्रशासन सही ढंग से चलाई जा सके, इसको लेकर के गुप्त साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन किया गया था। अब गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासनिक विभाजन हुआ था, सबसे पहले तो जो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई होती थी उसको देश कहा जाता था, यानी गुप्त साम्राज्य को देश कहा जाता था। यानी गुप्तों का शासन उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जो है आपको महाराष्ट्र कर्नाटका तक जो था, उस तमाम क्षेत्र को देश कहा जाता था। जैसे आज भारत देश कहलाता है ना, देश कहलाता था, समझ गए। तो गुप्त साम्राज्य का विभाजन प्रांत में हुआ था, प्रांत का विभाजन जिला में हुआ था, जिला का विभाजन अनुमंडल में हुआ था, अनुमंडल का विभाजन प्रखंड में हुआ था, और प्रखंड का विभाजन ग्राम में हुआ था। प्रखंड का विभाजन ग्राम में हुआ था। यह गुप्तकालीन साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन है। यानी गुप्त साम्राज्य था जिसको हम लोग देश भी कहते थे। प्रशासन सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश कहलाती थी, और देश को यानी गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को जिला में बांटा गया था, जिला को अनुमंडल में बांटा गया था, अनुमंडल को प्रखंड में बांटा गया था, और प्रखंड को ग्राम में बांटा गया था। जिस प्रकार से सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश को माना जाता था, उसी प्रकार से जो सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई था, सबसे छोटे प्रशासनिक इकाई जो है आपको ग्राम कहलाता था। सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई ग्राम कहलाता था, और ग्राम के शासक ग्रामिकी या महतर कहलाते थे। समझ गए? ग्राम के शासक की अगर हम बात करें तो ग्राम के शासक जो है आपको ग्रामिकी और महतर, ग्रामिकी और महतर कहलाता था। क्लियर है? तो बेहतर ढंग से शासन प्रशासन चलाने को लेकर के यह प्रशासनिक विभाजन किया गया था। लेकिन आप ध्यान में इस बात को रखिएगा, हमने आपको अभी तुरंत थोड़ा देर पहले इस बात से अवगत करवाया है कि गुप्त काल में राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए कुछ मंत्री परिषद हुआ करता था। उस मंत्री परिषद में जो है कुछ प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, जो अलग अलग विभाग के प्रधान होते थे। तो उसमें जो है कुछ के विषय में आप याद रख लीजिएगा, समझ गए। एगो हुआ करता था महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत जानते हैं, गुप्त काल में सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते थे,
सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। सेनापति को जो है क्या कहा जाता था? महाबलाधिकृत। और जैसे आज आप स्वयं इस बात को सोचिए कि जो पुलिस सब है, समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस सबकी नियुक्ति की जाती है। तो जैसे आज पुलिस सबकी नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार से जो है गुप्त काल में भी एक विशाल सेना हुआ करता था। गुप्त शासकों के पास एक विशाल सेना हुआ करता था। गुप्त शासकों के पास एक अस्थाई और विशाल सेना था। जैसे आज हमारी सेना 3 भागों में बटी हुई है, उसी प्रकार से गुप्तकालीन जो सेना थी, गुप्तकालीन सेना को अगर आप देखेंगे तो गुप्तकालीन सेना जो है आपको 4 भागों में विभाजित था। गुप्तकालीन सेना 4 भागों में विभाजित था। गुप्तकालीन सेना जो 4 भागों में विभाजित था, एक था पदाती सेना, पदाती मतलब पैदल सैनिक। एक था रथारोही यानी रथ पर चलने वाला सैनिक। एक था अश्वारोही यानी घोड़ा वाला सैनिक। एक था गजारोही मतलब हाथी वाला सैनिक। समझ गया? हाथी वाला सैनिक। तो गुप्त काल में गुप्त शासकों के पास एक अस्थाई और मजबूत सेना थी। गुप्त सेना 4 वर्गों में विभक्त थी: पदाती सेना, अश्वारोही, रथारोही और गजारोही। इतना ही नहीं बल्कि जो पुलिस होता था, अगर आप पुलिस की बात करेंगे, समझ गए, तो पुलिस के जो साधारण कर्मचारी होते थे, पुलिसों के साधारण कर्मचारी को चाट और भाट कहा जाता था। लेकिन वहीं पर जो पुलिस पदाधिकारी होते थे, पुलिस महकमे के सबसे बड़े पदाधिकारी होते थे, जैसे आज के डेट में डीजीपी हो गया, समझिए डीजीपी हो गया, पुलिस महकमे के जो सबसे बड़े पदाधिकारी हुआ करते थे, उनको दंडपाशिक कहा जाता था। समझ गए? उनको क्या कहा जाता था? दंडपाशिक, दंडपाशिक कहा जाता था। तो एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुआ करता था दंडपाशिक। और दंडपाशिक की अगर हम बात करें तो जो दंडपाशिक है पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी, पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी जो है आपको दंडपाशिक कहलाता था। समझ गए? दंडपाशिक कहलाता था। इसके बाद जो है आपको एक होता था महादंडनायक। समझ गए? एक होता था महादंडनायक। तो महादंडनायक कहिए या सर्वदंडनायक कहिए या दंडनायक कहिए, सब एक बात है। महादंडनायक कहिए, दंडनायक कहिए या सर्वदंडनायक कहिए, सब एक बात है। समझ गए? सब एक बात है। गुप्त काल में जो सबसे बड़े न्यायाधीश होते थे, सबसे बड़े जो न्यायाधीश होते थे या जो न्यायाधीश होते थे, न्यायाधीश को महादंडनायक या सर्वदंडनायक या दंडनायक कहा जाता था। जैसे एक बात आप समझिएगा, जैसे आज की जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, आज की हमारी न्यायिक व्यवस्था में आप इस बात से अवगत हैं, 3 प्रकार के न्यायालय हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। हाँ या ना? एकदम से हाँ। समझ गए? हाँ। एक बात आप हमको बताइए, सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माने जाएंगे? हाँ या ना? एकदम हाँ। लेकिन मान लिया जाए कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हमें मृत्यु दंड दे दिया, मान लीजिए हमें मृत्यु दंड दे दिया, तो क्या हम उस मृत्यु दंड की क्षमा याचना को लेकर राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना? जा सकते हैं। तो वैसे ही गुप्त काल में जो है, जो सबसे बड़े न्यायाधीश हुआ करते थे, महादंडनायक, दंडनायक या सर्वदंडनायक, ठीक है, इसके द्वारा जो निर्णय दिया जाता था, उस निर्णय के खिलाफ अपील राजा के पास कर दी जाती थी। राजा के पास कर दी जाती थी। राजा के पास उस निर्णय की अपील कर दी जाती थी। अब राजा के ऊपर डिपेंड करता है कि राजा को अगर माफ करने का मन है तो राजा माफ करेंगे, राजा को माफ करने का मन नहीं है तो राजा माफ नहीं करेंगे। समझ गए? तो ये वाली बात है। और ध्यान में रहे कि न्यायिक व्यवस्था का प्रचलन तो मौर्य काल में भी देखने को मिलता है।
हमने आपको मौर्य काल पढ़ाया है और मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था भी हमने आपको पढ़ाया है। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को अगर आप याद करेंगे तो व्यवहारिक, प्रादेशिक, ये सब कुछ याद है कि सब खा पी करके बैठे। धर्मस्थीय, कंटक शोधन न्यायालय सब नहीं होता था। धर्मस्थीय न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय नहीं होता था जी, एकदम होता था। समझ गए? तो आपको जो है, जब आप मौर्य काल में जाएंगे, यहां पर गुप्त काल में हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मौर्य काल से को रिलेट करते हैं। मौर्य काल में ही जो मामले होते थे, यानी कुछ मारपीट वाला मामला होता था, कुछ धन संपत्ति वाला, विवाह तलाक वाला मामला होता था। तो मारपीट वाला मामला फौजदारी, विवाह तलाक धन संपत्ति वाला मामला दीवानी। ठीक है, ये चीज तो मौर्य काल में भी देखने को मिलता है, लेकिन मौर्य काल में दीवानी और फौजदारी मामले बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था। लेकिन गुप्त काल आते आते न्यायिक व्यवस्था पहले की तुलना में, गुप्त काल आते आते न्यायिक व्यवस्था पहले की तुलना में ज्यादा स्पष्ट हो गया था। मतलब अब एकदम स्पष्ट तौर पर फरियाद दिया गया था कि फलना फौजदारी मामला है, अब फलना दीवानी मामला है। मतलब न्यायिक व्यवस्था में दीवानी मामले और फौजदारी मामले जो पूर्णतः स्पष्ट हुए हैं वह गुप्त काल में स्पष्ट हुए हैं, पूर्णतः स्पष्ट हुए हैं, वह आपको गुप्त काल में स्पष्ट हुए हैं। आप स्वयं सोचिए कि आज के डेट में जो शासन प्रशासन चलाया जाता है, प्रधानमंत्री का भी अपना महत्व है, लोकसभा का भी अपना महत्व है, मुख्यमंत्री का भी अपना महत्व है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी अपना महत्व है, हर किसी का महत्व है। समझ गया? हर किसी का महत्व है। कोई भी अगर एक नहीं होगा तो प्रशासन सही ढंग से चलाया जा पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से गुप्त काल में तो राजा थे ही, राजा के अलावा राजा को सहयोग ये सब तमाम पदाधिकारी जो है अपने पद पर आसीन होकर के देने का काम किया करते थे। तो इन पदाधिकारियों का भी काफी महत्व है। इसके बाद जो है आपको महादंड नायक के बाद एक पदाधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक। अगर विनय स्थिति स्थापक की हम बात करें तो धर्म और शिक्षा विभाग के जो प्रधान होते थे उन्हीं को विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। धर्म, दान एवं शिक्षा, धर्म, दान एवं शिक्षा विभाग के जो प्रधान होते थे उन्हीं को जो है विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। इसके अलावे जो है आपको महाछपतलिक हो गए, महाप्रतिहार हो गए, ये तमाम पदाधिकारियों की चर्चा जो है आपको देखने को मिलती है। अब एक चीज आप सोचिए कि घर में सब चीज है, समझिए घर में सब चीज है, मम्मी है, पापा है, सब चीज है, लेकिन घर का इनकम ही कुछ नहीं है, तो परिवार चलाया जा पाना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं पॉसिबल हो पाएगा। बिना पैसा का कुछ होता है? कुछ नहीं होता। बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। समझ गए? ये बात सत्य है। पैसा है, सब चीज है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए दबा करके कमाइए। जहां भी जाइए दबा के कमाइए, जैसे कमाना हो वैसे कमाइए, लेकिन दबा के कमाइए। समझ गए? सरवाइव करना है आज के डेट में तब। समझ गए? अब एकदम पूरा गलत मत हो जाइएगा, यानी मध्यम स्थिति में रहिएगा। समझ गए? तो अब सुनिएगा, समझिएगा। तो आपको जो है गुप्त काल में इनकम का सोर्स क्या था? इनकम का सोर्स देखिए, गुप्त काल में क्या होता था जानते हैं? देखिए, आपके पास जो जमीन है, आप कहते हैं हमको 5 बीघा जमीन है, हमको 10 बीघा जमीन है, कुछ हो नहीं हुआ आपका। सरकार चाहेगा, अगर मान लिया जाए वो रोड होकर के एनएच पास कर गया, मान लिया जाए एनएच पास कर गया, तो नहीं ले लेगा सरकार, टोटल ले लेगा, थोड़ा बहुत दे देगा पैसा आपको। समझिए, थोड़ा बहुत पैसा दे देगा। तो आप जो कहते हैं ना, आप भ्रम में जीते हैं। समझ गए कि हमको इतना जमीन है, नौकरी नहीं होगा तो फलना कर लेंगे, चिलना कर लेंगे, ढेकना कर लेंगे। समझ गए? तो ये सब कुछ नहीं है। समझ गए?
जैसे कहने के लिए जमीन आपका है, उसी प्रकार से गुप्त काल की अगर बात करेंगे तो गुप्त काल में यह बात स्पष्ट था, किसान का जमीन पर कोई अधिकार नहीं, बस किसान का इतना ही अधिकार है, वो खेत जोत करके उपजाएगा, खाएगा और उसका एक निश्चित हिस्सा राजा को देगा। गुप्त काल में जमीन के ऊपर राजा का अधिकार माना जाता था, गुप्त काल में जमीन के ऊपर राजा का अधिकार माना जाता था। इसलिए जमीन पर जितना उत्पादन होता था फसल का, उस उत्पादन का 1/6 भाग राजा को कर के तौर पर देना आवश्यक था, एकदम देना ही देना है, नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत था वही यही भू राजस्व था, जो कि उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। और इस समय जो राजा होते थे, राजा जो कर लेते थे, जो भू राजस्व लेते थे, वो नगद भी लेते थे तथा अन्न के रूप में भी लेते थे। जिनके पास नगद है वो अपना नगद दे देता था, और जिनके पास अन्न है, समझ गए, गेहूं चावल है, वो गेहूं चावल दे देता था। राजस्व का जो है ये स्रोत था। मतलब ये तमाम चीजों की जो चर्चा हमने आपके साथ की है, ये गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है। अब आइए मेरे साथ, हम ही पहली बार में क्वेश्चन भी बोलेंगे, हम ही आंसर भी बोलेंगे, और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार में आपको सब चीज बोलना है। क्वेश्चन हम बोलेंगे, बाद बाकी सब चीज आप बोलेंगे। क्लियर है? तो इतना बात 1-2 मिनट में याद कर ले, रिवाइज कर ले, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो नहीं होगा। हाँ, गुप्त काल में प्रशासन के शीर्ष पर कौन होता? प्रशासन के शीर्ष पर राजा, प्रशासन के शीर्ष पर सभी प्रकार के निर्णय अंतिम तौर पर कौन लेता था? कौन लेता था? युद्ध की घोषणा कौन करता था? शांति की घोषणा कौन करता था? हर स्थिति में नीतियों की घोषणा कौन करता था? शासन कैसा था? राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत। कैसा शासन था? राजतंत्रात्मक एवं, कैसा शासन था? राजतंत्रात्मक एवं, राजतंत्रात्मक एवं। गुप्तों की प्रशासनिक राजधानी पाटलिपुत्र, गुप्तों की प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन, सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी। अच्छा, एक बात बताइए, राजा को सलाह एवं सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद होता था, हाँ या ना? हाँ। गुप्त काल में एक ही पदाधिकारी एक से अधिक पद पर बैठ सकते थे, हाँ या ना? हाँ, बैठ सकते थे। और गुप्त काल में जो पद था वो वंशानुगत हो गया था, हाँ या ना? हाँ, समझ गए। गुप्तकालीन पद जो है वंशानुगत हो गए थे, हाँ ना? और गुप्तकालीन पदाधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन था? कुमारा, कुमारा, कुमारा मात्य की तुलना आज के किससे की जाए? किससे? केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के बीच योजक कड़ी का काम कौन करता था? कौन करता था? राज्य का यानी प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी कुमारा मात्य होता था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का विभाजन किसमें? प्रांत का विभाजन, जिला का विभाजन, अनुमंडल का विभाजन, प्रखंड का विभाजन। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। और ग्राम के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? ग्रामिकी या महतर, ग्रामिकी या महतर। गुप्त काल में सेनापति को क्या कहा जाता? सेनापति को पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को, पुलिस विभाग के सर्वोच्च, सामान्य पुलिस या सामान्य कर्मचारी को चाट या भाट, चाट या सामान्य पुलिस या सामान्य पुलिस कर्मचारी को क्या कहा जाता? चाट या भाट। इसके बाद न्यायाधीश को क्या कहा जाता? न्यायाधीश को धर्म एवं दान विभाग के प्रधान, धर्म एवं दान विभाग के प्रधान, धर्म एवं दान विभाग के प्रधान को। अच्छा, एक बात बताइए, गुप्त काल में गुप्त शासकों के पास अस्थायी सेना थी, हाँ या ना? हाँ, समझ गए।
गुप्त काल में राजाओं के पास अस्थाई सेना थी, हाँ ना? गुप्तकालीन सेना कितने वर्गों में विभक्त? कितने वर्गों में? कितने वर्गों में? पहला पदाती यानी पैदल सैनिक, दूसरा रथारोही, तीसरा अश्वारोही, चौथा गज सेना, चौथा गज सेना। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि सबसे, और अगर दंडनायक या महादंडनायक या सर्वदंडनायक कोई भी सजा सुना देता था तो उस सजा के खिलाफ राजा के पास अपील की जा सकती थी ना? आए गुप्त काल में इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो क्या था? भू राजस्व। इनकम का सबसे बड़ा स्रोत, गुप्त काल में इनकम का सबसे बड़ा स्रोत, इनकम का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व। कितना उत्पादन? नगद लिया जाता था या अन्न? दोनों। नगद या अन्न या दोनों? दोनों ना? इतना बात क्लियर है? ये गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था हुई। अब जो है प्रशासनिक व्यवस्था के बाद जो है हम लोगों को सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को देखना है। देखिए जब से हम आपको इतिहास पढ़ाना प्रारंभ किए हैं तब से हमेशा बताए हैं कि सामाजिक व्यवस्था में क्या देखना होता है। हमेशा बताए हैं सामाजिक व्यवस्था में यही ना देखना होता है कि समाज में कौन कौन सा जाति था, महिला की क्या स्थिति थी, यही सब चीज ना देखना होता है। कौन प्रथा का प्रचलन था, कौन प्रथा का प्रचलन नहीं था। आए बोलिए ना? हाँ समझ गए। चलिए अब आगे आइए। कल से क्लास लॉक लगा दीजिएगा महाराज जी। भाल है। और पढ़े लिखे नहीं हो? पढ़े हैं? कहां तक पढ़े हैं? इंटर, ग्रेजुएट? ग्रेजुएट है? आए तो ठीक है। तो चैप्टर का नाम सब देखिए, गुप्त पढ़ा रहे हैं आप, चैप्टर लगेले हैं मौर्योत्तर काल। आए तो ठीक है। तो ऐसे तो ठीक है, लेकिन चैप्टर बदले आप बैठते हैं तो थोड़ा कॉमन सेंस अपना भी रखिए। समझ गए? अब गोनू झा वाला बात मत कीजिए कि गोनू झा को कहा गया कि जो है गोनू झा का मालिक था, उसके यहाँ, उसके मालिक के यहाँ एगो बकरी बच्चा दिया। ठीक है, गोनू झा दौड़ के मालिक के पास आया, कहा मालिक मालिक बकरी बच्चा दिया। तो गोनू झा पूछा कि क्या है, यानी मेल है या फीमेल? का मालिक देख भी नहीं किए, फिर दौड़ के गया देखने के लिए मेल है कि फीमेल। फिर आया बताया कि जो भी है। उसके बाद फिर बोला कलर क्या है? बोला मालिक इहो नहीं देखे। फिर दूसरा बार गया। तो कुछ चीज महाराज अपनों मन से करना चाहिए, समझे? तो थोड़ा ये सब चीज देखा कीजिए। गुप्त पढ़ा रहे हैं, बताइए गुप्त का कहीं चर्चे न है? मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, समझ गए? हाँ, गुप्त कहाँ लिखा हुआ है? हम भी वीडियो देखते हैं, हम जो स्वयं पढ़ाते हैं ना, कभी कभी अपना वीडियो देखते हैं। ठीक है, और आज तो देखना तो पड़ता ही, क्योंकि बहुत दिन पहले पढ़ाए थे, याद ही नहीं था क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो आज तो आने से पहले हम देखे थे, तो हम देखे थे सब में मौर्योत्तरीय काल लिखा हुआ। गुप्त कहीं लिख लेना है। चलिए अब सुनिए। तो सामाजिक व्यवस्था देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गुप्तकालीन समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति थी। जैसे आप बता दीजिए, खड़ा होइए। हड़प्पा काल में भी 4 वर्णों की उपस्थिति थी। कौन कौन? भाई मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। ब्राह्मण क्षत्रिय। ओ, हड़प्पा काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन हो गया था ना? अच्छा, मुंह देखिए कितना लाइट मार रहा है। कौन क्रीम लगाते हैं? कौन क्रीम लगाते हैं? हमको भी बताइए ना, हम भी लगाएंगे। कॉपी किताब पे मेहनत कीजिए महाराज, मुंह तोड़ देंगे हम। बैठिए। हड़प्पा काल में तो विद्वान, योद्धा, पुरोहित, सॉरी नहीं, पुरोहित तो और विद्वान तो एक ही हो गया। विद्वान, योद्धा, श्रमिक, व्यापारी। विद्वान, योद्धा, श्रमिक, व्यापारी, ये ना 4 वर्ग था। तब वो वैदिक काल में ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थी। समझ गए?
तो वैदिक काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वर्ण व्यवस्था का प्रचलन भारत में वैदिक काल में हुआ है। वैदिक काल से पहले वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। ठीक है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन हुआ है। जैसे वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वैदिक कालीन समाज जो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उसी प्रकार से गुप्तकालीन समाज भी 4 वर्णों में विभक्त था। गुप्तकालीन समाज भी 4 वर्णों में विभक्त था। और गुप्तकालीन समाज जो 4 वर्णों में विभक्त था, वैदिक काल की भांति ही गुप्त काल में भी 4 वर्ण होता था। और वही वैदिक काल के अनुसार ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र। ठीक है। और इस काल में, गुप्त काल में, जो दंड दिया जाता था, दंड जो दिया जाता था, वर्ण के आधार पर दिया जाता था। वर्ण के आधार पर सबसे कम दंड ब्राह्मण को, उससे थोड़ा ज्यादा क्षत्रिय को, उससे थोड़ा ज्यादा वैश्य को, और सबसे ज्यादा शूद्र को, सबसे ज्यादा शूद्र को। और जबकि होना क्या चाहिए था जानते हैं? सबसे ज्यादा दंड ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि ब्राह्मण पढ़ा लिखा था, विद्वान था। अब आप पढ़े लिखे हैं और मां बाप को गाली देते हैं, तो आपको तो फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। जो निरक्षर है वो मां बाप को गाली देता है तो उसको तो नहीं पता है, तो वो गाली देता है तो उसका माप है, समझ गए। लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, मां बाप का सम्मान होना चाहिए, बचपन से लेकर आज तक पढ़ाया गया होगा, तो आपको तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, समझ गए। लेकिन गुप्त काल में ऐसा नहीं था। गुप्त काल में यह था, उच्च वर्ण का है तो कम से कम दिया जाएगा दंड, निम्न वर्ण का है तो ज्यादा से ज्यादा दंड दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण वर्ग के लोगों का हर काल में मान सम्मान रहा है, गुप्त काल में भी रहा है। ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। कितना बड़ा से बड़ा अपराध ब्राह्मण कर ले, ब्राह्मणों को मृत्यु दंड इस काल में नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता था। गुप्त काल में ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय इतिहास में आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम कालखंड ऐसा मिलेगा जिसमें ब्राह्मणों को मृत्यु दंड देने का प्रावधान नहीं था। और इन वर्णों के अलावे एक अस्पृश्य वर्ग के लोगों की भी उपस्थिति थी। अस्पृश्य वर्ग के लोगों की भी उपस्थिति थी, जिसको चंडाल कहा जाता था, जिसको चंडाल कहा जाता था। तो इन 4 वर्णों के अलावे चंडालों की भी उपस्थिति जो है गुप्त काल में देखने को मिलता है। और आपने इस बात को तो जाना ही कि गुप्त काल में जो सजा दिया जाता था वर्ण व्यवस्था के आधार पर दिया जाता था। इसके अलावे अगर आप गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति को देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना में गुप्त काल में काफी दयनीय हो गई थी। काफी दयनीय हो गई थी, कैसे हम कह सकते हैं? काफी दयनीय हो गई थी इस वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि वैसी सभी प्रथाएं जो महिलाओं के आवाज को दबाता है, उन सभी प्रथाओं का प्रचलन गुप्त काल में हो चला था। और गुप्त काल में उन प्रथाओं का प्रचलन व्यापक स्तर पर हो चला था, छोटे मोटे स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर हो चला था। जैसे बाल विवाह प्रथा, छोटे उम्र में विवाह कर दिया जाना। छोटे उम्र में विवाह करने से शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है। बाल विवाह प्रथा का प्रचलन व्यापक स्तर पर गुप्त काल में हो चला था। पर्दा प्रथा का प्रचलन, सती प्रथा का प्रचलन, सती प्रथा का प्रचलन, दास प्रथा का प्रचलन, ये तमाम प्रथाएं प्रचलित हो चली थी जो कि समाज में महिलाओं के शोषण के लिए काफी था, समझ गए। लेकिन ध्यान रहे,
महिलाओं का शोषण तो हो रहा था, महिलाओं की आवाज को तो दबाया जा रहा था, लेकिन गुप्त काल में भी कुछ आजादी महिलाओं को थी। जैसे महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, और महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन भी कर सकती थी। महिलाएं बिना विवाह के मंदिर में जाकर भगवान की आराधना कर सकती थी, भगवान की आराधना कर सकती थी। और वैसी महिलाएं जो मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करती थी, उन्हें देवदासी कहा गया। और गुप्त काल में वेश्यावृत्ति प्रथा का भी प्रचलन हो चला था। वेश्यावृत्ति प्रथा, देखिए वेश्यावृत्ति प्रथा की अगर आप बात करेंगे, देखिए कुछ प्रथा ऐसी है ना जो हड़प्पा काल से लेकर आज तक चलता हुआ आ रहा है। और भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, मतलब उसकी नींव हड़प्पा सभ्यता में रखी गई थी। जैसे एक आध गो एग्जांपल हम आपको देते हैं। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा हड़प्पा काल में पहली बार, वेश्यावृत्ति हड़प्पा काल में पहली बार। और आज भी देखिए, आज भी मूर्ति पूजा होता है, आज भी वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन है। फिर इसके बाद बहुदेववाद, बहुदेववाद मतलब एक से अधिक ईश्वर की पूजा हड़प्पा काल में भी था, आज भी है। मतलब एक प्रकार से कहिए तो जैसे पिता का जीन संतान में प्रवेश होता है, उसी प्रकार से एक प्रकार से भारत के जीन में आप मान करके चल सकते हैं। भारत के जीन में वेश्यावृत्ति, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, ये सब भारत के जीन में बसा हुआ है। और ये सब कभी खत्म होने वाला न है, कभी नहीं खत्म होने वाला है, कभी नहीं, किसी सिचुएशन में खत्म होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए? तो खैर ये बात हुई। तो कुल मिलाकर के जो है आप देख सकते हैं कि जो समाज था, समाज जैसे आज का हमारा समाज है, आज के हमारे समाज में पुरुषों का प्रभुत्व है, उसी प्रकार से गुप्त काल में भी समाज में पुरुषों का ही प्रभुत्व हुआ करता था, महिलाओं के आवाज को दबाया जाता था। यह सामाजिक व्यवस्था के विषय में हुआ। इसके बाद आगे है आपको आर्थिक व्यवस्था। देखिए आर्थिक व्यवस्था की हम लोग बात करें तो आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है मूल तौर पर यही कर सब के विषय में, टैक्स सब के विषय में जानना होता है। तो आपने जाना है कि अगर आमदनी को देखा जाए तो आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत, आमदनी का जो सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था, आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व हुआ करता था, जो कि उत्पादन का 1/6 भाग। तो जैसे आज आप देख सकते हैं, आज भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, क्या संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल पर फसल का उत्पादन किया जाता है, गेहूं चावल का उत्पादन किया जाता? नहीं, नहीं किया जाता है। भारत के क्षेत्रफल में से कुछ एरिया पर पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, तो पहाड़ पर्वत पठार पर फसल थोड़े उत्पादित होता है, नहीं होता है। होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है। मैदानी भाग में फसल का उत्पादन होता है। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 43% भूभाग मैदानी भाग है। जैसे आज पर्वत पठार मैदान है, भारत के अलग अलग भूभाग में अलग अलग प्रकार की मृदा है। जलोढ़ मृदा कहीं पर है, कहीं पर काली मृदा है, कहीं पर लेटेराइट मृदा है, कहीं पर लाल पीली मृदा है, कहीं पर पर्वतीय मृदा है। उसी प्रकार से गुप्त काल में भूमि कई प्रकार के होते थे। गुप्त काल में अगर हम लोग भूमि की बात करें, यानी जिस भूमि पर फसल का उत्पादन होता था और उसी उत्पादन के ऊपर जो भू राजस्व उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता था, वो भूमि उस समय कई प्रकार के होते थे। एक होता था क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र होता था। क्षेत्र वैसी भूमि को कहा जाता था जिस भूमि पर खेती किया जा सकता था, जिस भूमि पर फसल का उत्पादन किया जा सकता था। वैसी भूमि जिस पर फसल का उत्पादन किया जा सकता था उसको क्षेत्र कहा जाता था। दूसरा एक वास होता था, रहने योग्य भूमि, जहां पर मानव रहते थे उसी को वास कहा जाता था। फिर एक गोचर भूमि,
जो चारागाह योग्य भूमि होता था, मतलब जहां पर पशु सब चराया जाता था, पशु सब चराया जाता था। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते होंगे तो आप याद कीजिए कि आपके गांव में अभी भी जिनके दरवाजे पर गाय है, बैल है, भैंस है, समझ गए, तो अगर वो किसान है वो व्यक्ति, तो आप देखेंगे कि खाना पीना खा करके 12-1 बजे जो है वो अपना गाय, भैंस, बैल, बकरी सबको लेकर के चला जाता है। और जो है बाद में जाकर के, हम लोग की तरफ बाद कहा जाता है, समझ गए, उधर जाकर के जो है अपना फसल चरा करके फिर आकर के शाम में खुट्टा में बांध देता है और फिर सानी उनी देता है। क्या देता है ना? हाँ देता है, समझे। तो आपको जो है जो चारागाह योग्य भूमि होता था उसी को गोचर भूमि कहा जाता था। फिर एगो खील होता था, खील, वैसी भूमि जो जोती नहीं जा सकती थी, वैसी भूमि जो जोती नहीं जा सकती थी उसी को खील कहा जाता था। और एक बात बताइए, जब भूमि को जोता ही नहीं जा रहा है तो फसल का उत्पादन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। फिर एगो अप्रहत होता था, वैसी जंगली भूमि जो नहीं जोती जाती थी, यानी जो जंगली भूमि होती थी उसी को अप्रहत कहा जाता था, अप्रहत कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो है कई प्रकार के भूमि देखने को मिले हैं, और गुप्त काल में जो कई प्रकार के भूमि देखने को मिले हैं हमने आपको बताया, क्षेत्र हो गया, वास हो गया, गोचर हो गया, खिल हो गया, अप्रहत हो गया। क्षेत्र, क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो पुनः हम आपको बता दें, जहां पर खेती किया जाता था क्षेत्र, वास रहने योग्य भूमि वास, गोचर चारागाह योग्य भूमि गोचर, खील जिस भूमि पर खेती नहीं की जा सकती थी खील, अप्रहत जंगली भूमि अप्रहत कहलाता था। इसके अलावे गुप्त काल में कुछ उद्योग सब भी प्रचलन में आ गए थे, और गुप्तकालीन जो सबसे प्रमुख उद्योग था वह आपको सूती वस्त्र उद्योग था। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग गुप्तकालीन सबसे प्रमुख उद्योग हुआ करता था। सूती वस्त्र उद्योग गुप्तकालीन सबसे प्रमुख उद्योग हुआ करता था। और गुप्त काल में जो व्यापार होता था अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जैसे आप याद कीजिए, हड़प्पा काल में भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार देखने को मिला है, हड़प्पा काल में भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। और हड़प्पा कालीन सबसे प्रमुख बंदरगाह नगर लोथल था जहां से व्यापार हुआ करता था। उसी प्रकार से अगर आप गुप्त काल को देखेंगे तो गुप्त काल में जो व्यापार होता था, गुप्त काल में व्यापार चीन के साथ होता था, गुप्त काल में व्यापार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ होता था। यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में इधर आएंगे तो यहां पर इंडोनेशिया मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, ये तमाम देश जो है आपको इस एरिया में देखने को आपको मिलेंगे। तो गुप्त काल में जो व्यापार होता था वह आपको चीन के साथ और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ होता था। और गुप्तकालीन 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर थे, और गुप्तकालीन जो 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर थे, एक का नाम था ताम्रलिप्ति और एक का नाम था भृगुकच्छ। समझ गए, एक का नाम था ताम्रलिप्ति और एक का नाम था भृगुकच्छ। ताम्रलिप्ति बंदरगाह पश्चिम बंगाल में और भृगुकच्छ बंदरगाह जो है गुजरात में। गुप्तकालीन ये 2 प्रमुख बंदरगाह नगर थे, और गुप्तकालीन जो ये 2 प्रमुख बंदरगाह नगर थे, इन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाह नगरों के माध्यम से जो है आपको व्यापार गुप्त काल में हुआ करता था। समझ गए, ये गुप्तों की आर्थिक व्यवस्था के विषय में हुआ। इसके बाद आगे है गुप्तों के धार्मिक व्यवस्था। देखिए, जब आप गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे, गुप्त शासकों के विषय में जानेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि अधिकतर गुप्त शासक या ज्यादातर गुप्त शासक, अधिकतर गुप्त शासक या ज्यादातर गुप्त शासक जो है वैष्णव धर्म को मानता था। वैष्णव धर्म, ज्यादातर गुप्त शासक वैष्णव धर्म को मानता था और भगवान विष्णु की आराधना किया करता था। भगवान विष्णु का सवारी गरुड़, गरुड़ को गुप्त शासकों ने अपना राजकीय चिन्ह बना लिया था, अपना राजकीय चिन्ह बना लिया था। और गुप्त शासकों के सिक्कों पर गरुड़ की आकृति, भगवान विष्णु की आकृति, भगवान विष्णु के सम्मान में कुछ शब्द अंकित हुआ करते थे। गुप्त काल में जो सिक्का, अगर सिक्का की बात कीजिएगा ना,
तो गुप्त काल में जो व्यापार का माध्यम होता था, गुप्त काल में व्यापार सिक्का से भी होता था और वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर भी होता था। और गुप्त काल में सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का, ये सभी धातु के सिक्के के प्रचलन गुप्त काल में देखने को मिले हैं। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का प्रचलन में आया था। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का, सबसे ज्यादा सोना का सिक्का अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्का का प्रचलन गुप्त काल में देखने को मिलता है। देखिए यहां पर 3 गो बात बताएंगे, सुनिएगा गौर से। आपको ये हवा नहीं देता है, वो पसीना काहे आ गया? आए तरीका लगता है हवा नहीं देता है, ये फालतू का लगा लिया। हम इसको कौन ही सबको बोला था ये सब लगाने के लिए, हम नहीं बोले हैं। हाँ बिट्टू सर, अजीब हाल है। पंखा से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है, समझे? हाँ अब दे रहा है थोड़ा थोड़ा। पानी उनी देते हैं उसमें, पानी नहीं होगा। हाँ चलिए सुनिए, देखिए आपको जो है गुप्त काल में सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का प्रचलन में हुआ करता था। अब यहां पर 3 बात हम बोले थे, बताएंगे। एक बात यह है कि सबसे पहले सोना का सिक्का हिंद यवन शासकों ने जारी किया। दूसरी बात, सबसे शुद्धतम सोना का सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया। और सबसे ज्यादा सोना का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया। समझ गए? ये तीनों बात याद रखिएगा, एक बार बोल दीजिए तो। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यवन शासक, सबसे शुद्धतम सोने का सिक्का कुषाण, और सबसे ज्यादा सोने का गुप्त। और गुप्त काल में सिक्का का सबसे बड़ा भंडार कहां से मिला है जानते हैं? राजस्थान के भरतपुर के बयाना से। राजस्थान के भरतपुर के बयाना से सिक्का का सबसे बड़ा भंडार मिला है गुप्तकालीन। और गुप्त काल में जो सोना का सिक्का होता था उसको दिनार कहा जाता था, और गुप्त काल में जो चांदी का सिक्का होता था उसको रुपया का क्या कहा जाता था? यह तो सिक्का की बात हो गई। पुनः हम लोग लौटते हैं धार्मिक व्यवस्था के ऊपर। देखिए गुप्त काल में धर्म के क्षेत्र में कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। धर्म के क्षेत्र में कई सारे परिवर्तन क्या देखने को मिलते हैं? एक तो सबसे बड़ा चीज यह देखने को मिलता है कि गुप्त काल में मंदिर का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। इससे पहले मूर्ति का निर्माण हो रहा था, लेकिन मूर्ति को मंदिर में नहीं रखा जाता था, बल्कि मूर्ति को जो है खुले आसमान में रखकर उसकी आराधना की जाती थी। लेकिन पहली बार गुप्त काल में मंदिर का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, और जब मंदिर का निर्माण होना प्रारंभ हुआ तो जो मूर्ति होता था उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाता था, और तब लोग पूजा आराधना किया करते थे। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, और जब मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ बहुत सारे मंदिर गुप्त काल में बनाए गए। जैसे मध्य प्रदेश के तिगवा में विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश के तिगवा में विष्णु मंदिर, मध्य प्रदेश के भुमरा में शिव मंदिर, मध्य प्रदेश के नचना कुठार में पार्वती मंदिर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीतरगांव का मंदिर, उत्तर प्रदेश के झांसी के देवगढ़ में दशावतार मंदिर। जितना भी मंदिर है ना, ये सब मंदिर गुप्त काल में बनाए गए थे। टोटल मंदिर गुप्त काल में बनाए गए थे। इस बार बीपीएससी यह प्रश्न पूछा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस कला का उदाहरण है? गुप्त कला का उदाहरण है। गुप्त कला का उदाहरण है। गुप्त कला का उदाहरण इसलिए हम लोग मान सकते हैं क्योंकि देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ है, और गुप्त काल में जितने भी मंदिर का निर्माण हुआ उन सभी मंदिरों में जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है
वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि झांसी में है, और देवगढ़ के दशावतार मंदिर में जो है भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर, शेषनाग, शेषनाग सर्प का नाम है, समझ गए, उसकी सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु को दिखाया गया। भगवान विष्णु को जो है दिखाया गया है। यह सबसे प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिरों में से एक है। और आपको गुप्त काल में वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों का समन्वय होना प्रारंभ हो गया था, यानी दोनों एक होने लगे थे, दोनों नजदीक आने लगा था। दूसरी बात, गुप्त काल में मूर्ति पूजा केंद्र बिंदु में आ गया था। सबके केंद्र बिंदु में मूर्ति पूजा आ गया था, और यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। जैसे गुप्त काल से पहले जो है यह माना जाता था कि अगर यज्ञ करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लेकिन गुप्त काल से यह माना जाने लगा कि अगर हम भगवान की उपासना करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, तो उससे हमें मोक्ष मिल सकता है। समझ गए, उससे हमें मोक्ष मिल सकता है। तो ये तमाम धार्मिक परिवर्तन जो है गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में ये तमाम धार्मिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गुप्त काल में यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया, वैष्णव धर्म और शैव धर्मों का समन्वय होना शुरू हो गया, मूर्ति पूजा सब धार्मिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु में आ गया। ये तमाम चीज गुप्त काल में जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये गुप्तों की धार्मिक व्यवस्था हो गई। लेकिन इससे इतर इन चीजों के अलावे आपको जो है, जब गुप्त काल पढ़ाना प्रारंभ किए थे, गुप्त काल पढ़ाने के प्रारंभिक लेक्चर में ही हमने आपको यह बात बताया था कि गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्वर्ण काल कहा जाता है। और साथ ही साथ वहां पर हमने आपको यह भी बताया था कि गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास गुप्त काल में हुआ। साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास गुप्त काल में हुआ। इसी वजह से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब साहित्य का विकास गुप्त काल में सबसे ज्यादा क्यों हुए? गुप्त काल में साहित्य के विकास के पीछे कारण यह है कि गुप्त काल में शिक्षा का प्रसार काफी व्यापक स्तर पर हुआ। गुप्तकालीन जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे, पाटलिपुत्रा शिक्षा का केंद्र था, गुजरात का बल्लभी शिक्षा का केंद्र था, उज्जैन शिक्षा का केंद्र था, बाद में जाकर नालंदा भी शिक्षा का केंद्र बन गया, नालंदा भी शिक्षा का केंद्र बन गया। मतलब गुप्त काल में शिक्षा का प्रसार बहुत ज्यादा हुआ, बहुत व्यापक स्तर पर हुआ। इसीलिए गुप्त काल में साहित्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ। गुप्तकालीन ही साहित्य है पंचतंत्र, जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की है। गुप्तकालीन ही साहित्य है न्याय अवतार, जिसकी रचना सिद्धसेन ने किया है। गुप्तकालीन ही साहित्य है सूर्य सिद्धांतम आर्यभट्टियम, जिसकी रचना आर्यभट्ट ने किया है। गुप्तकालीन ही रचना है पंच सिद्धांतिका। गुप्तकालीन ही रचना है आपको आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, यह सब गुप्तकालीन रचना है। फिर कालिदास की तमाम रचनाएं गुप्तकालीन है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में मूर्ति सब बनने लगा, गुफाओं में चित्र सब बनाए जाने लगे। ये तमाम चीजों का विकास जो है आपको गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। और गुप्त काल में सबसे ज्यादा विकास अगर किसी क्षेत्र में हुआ है तो वह है गणित और ज्योतिषी। गणित और ज्योतिषी के क्षेत्र में
गुप्त काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। गणित और ज्योतिषी के क्षेत्र में गुप्त काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, और गणित और ज्योतिषी के क्षेत्र में विकास का सबसे बड़ा कारण बना है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पाटलिपुत्रा का रहने वाला था। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोलज्ञ था। गणितज्ञ और खगोलज्ञ था। आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया, शून्य की खोज की, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालने का फॉर्मूला आर्यभट्ट ने दिया। तो ये सब गणित का जो विकास हुआ है आर्यभट्ट के द्वारा गुप्त काल के दौरान जो है आपको किए गए थे। और आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट ही बताया था कि पृथ्वी जो है आपको गोल है, समझिए पृथ्वी गोल है। तो ये तमाम चीजें हैं, इन बातों को याद रखना है। अब देखिएगा कुछ पॉइंट हम आपको नोट डाउन करवाएंगे, इसमें से 2, 4, 5, 10 पॉइंट जो नोट में नहीं है। नोट तो हम ही बनाए हैं, तो नोट में क्या नहीं है वो तो हम ही को पता है, और क्या है वो भी हम ही को पता है। 2, 4, 5 लाइन लिखिए अब आप। अरे कॉपी उपी है कि नहीं है आप लोग? है ना? शुरू से जो पढ़ रहे हैं ना उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, और जो बीच में आए उनको तो दिक्कत है, समझ गए? तो अब दिक्कत है तो हम क्या कर सकते हैं? दिक्कत तो हर किसी को है। दुनिया में कितना गम है, सबके पास गम है, समझ गए? लिखिए भाई जी लोग, दीदी जी लोग, लिखिए हीरो सब। है ये तार काहे निकला है हो? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, झाजी को ना दिक्कत होगा। हम तो सब चीज पचाते हैं। लिखिए हो हीरो सब। लिखिएगा। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट हेडिंग मारिएगा, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ये पाटलिपुत्रा के रहने वाले थे। ये गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। ये गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में बताया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में बताया। फुल स्टॉप। इन्होंने ही पाई का मान निकाला। इनके विषय में बाद बाकी चीज लिखा हुआ है, इनके विषय में बाद बाकी चीज लिखा हुआ है। आगे हेडिंग मारिएगा, ब्रह्मगुप्त, 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 ब्रह्मगुप्त डैश देकर। ये गुप्तकालीन विद्वान थे। ये गुप्तकालीन विद्वान थे। इन्होंने 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 ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए
इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए यह कहा कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे अमर सिंह ये गुप्तकालीन संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। 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 इन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे धन्वंतरी ये गुप्तकालीन चिकित्सक थे। ये गुप्तकालीन चिकित्सक थे। ये गुप्तकालीन चिकित्सक थे। ये गुप्तकालीन चिकित्सक थे। इन्होंने आयुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे वराह मिहिर ये गुप्तकालीन ज्योतिष थे। वराह मिहिर ये गुप्तकालीन ज्योतिष थे। ये गुप्तकालीन ज्योतिष थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका कोमा लघु जातक कोमा व्रीह जातक कोमा वृहत संहिता नामक ग्रंथ की रचना किया। छपनक छपनक ये भी गुप्तकालीन ज्योतिष थे। ये भी गुप्तकालीन ज्योतिष थे। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे शंकु ये वास्तुविद थे। आर्किटेक्ट यानी आज के डेट में इंजीनियर, ठीक है। शंकु ये वास्तुविद थे। इन्होंने शिल्प शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है।
ये वास्तुविद थे, इन्होंने शिल्प शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। हां, शिल्प शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है, इन्होंने शिल्प शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट, ये जादूगर थे। बेताल भट्ट ये जादूगर थे। बेताल भट्ट ये जादूगर थे। इन्होंने मंत्र शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने मंत्र शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। बेताल भट्ट ये जादूगर थे, इन्होंने मंत्र शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे वर रुचि, वर रुचि ये व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वर रुचि ये व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वर रुचि ये व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वर रुचि ये व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। चलिए आइए अब भाई जी लोग आइएगा। हाँ हीरो सब, आज रात में टेलीग्राम पर एगो चीज भेजेंगे, गुप्तकालीन पुस्तक, गुप्तकालीन रचना और रचनाकार भेजेंगे। अगले क्लास में याद करके आना। हाँ, नहीं तो नानी याद दिला देंगे, समझ गए। तो आइए अब जितना पढ़े हैं एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है? मेरे साथ आइए, याद कीजिए और घर पे जाकर के क्या कीजिएगा पता है? पूरा प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पूरा रट जाना है, ठीक है? घर पे जाकर के जो है ना, देखिए कम से कम 3 बार थोरोली रीडिंग मार जाना है, अपने सब बात याद हो जाएगा। और आज के आज सेम डे में पढ़ते हैं हो, सेम डे में मतलब जो चीज जिस रोज पढ़ाते हैं उसी रोज पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। चलिए, तब तो सब विद्वाने लोग हैं। सेम डे में पढ़िए सब लोग, सेम डे में, ठीक है? वो ज्यादा फायदामंद होगा। जैसे आज हम आपको गुप्तकालीन प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बताए, आज आप घर पे जाके नहीं पढ़िएगा ना, आपका अपना नहीं होगा, कभी नहीं होगा आपका अपना, समझ गए? आज जाकर के आप इसको पढ़िएगा, ये चीज आपका अपना हो जाएगा, समझ गए? तो आइए भाई जी लोग, गुप्तकालीन समाज में कितने वर्णों की उपस्थिति है? अच्छा, जो दंड दिया जाता था वो कौन आधार पर? वर्ण के आधार पर। दंड किस आधार पर? ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दिया जाता था, है? और गुप्त काल में ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि अनुदान में दी जाती थी, जिसको अग्रहार कहा जाता था। क्या? अग्रहार। तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि, करमुक्त भूमि अनुदान में दी जाती थी, उसको अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो करमुक्त भूमि अनुदान में दी जाती थी, उसे क्या कहा जाता? क्या? चलिए, समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी या उसकी स्थिति में गिरावट आई? बाल विवाह प्रथा का प्रचलन था, पर्दा प्रथा, बेश्यावृत्ति, दास प्रथा, देवदासी प्रथा, सती प्रथा था ना सबका। चलिए, गुप्त काल में जो बेश्या होती थी उसको गणिका, गणिका, समझ गए? तो गुप्त काल में बेश्याओं को क्या कहा जाता था? गणिका। क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। इसके बाद जो है, आप हमको एक बात बताइएगा कि गुप्त काल में सबसे प्रमुख उद्योग कौन उद्योग था? सबसे प्रमुख उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग ना हो। गुप्त काल में चीन के साथ व्यापार होता था, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों। अच्छा, ताम्रलिप्ति और भृगु कक्ष कौन कालीन बंदरगाह नगर? गुप्त कालीन। ताम्रलिप्ति, भृगु कक्ष कौन कालीन बंदरगाह नगर? ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहां? पश्चिम बंगाल। और भृगु कच्छ? भृगु कच्छ, अच्छा,
इसके बाद चीन के साथ रेशम का व्यापार होता था, इथियोपिया के साथ हाथी दांत का व्यापार होता था, अरब के साथ जो है घोड़ा का व्यापार होता था। तो गुप्त काल में चीन के साथ कौन वस्तु का व्यापार, कौन वस्तु का व्यापार? इथियोपिया के साथ हाथी दांत, और अरब के साथ घोड़ा, अरब के साथ। और गुप्त काल में कई प्रकार के भूमि होते थे। वैसी भूमि जहां पर खेती की जाती थी उसे क्या कहते? क्षेत्र। वैसी भूमि जहां पर खेती की जाती थी, जहां पर लोग रहते थे, वास, जहां पर लोग रहते थे, चारागाह योग्य भूमि, चारागाह योग्य भूमि, गोचर। क्या? वैसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी, खील। वैसी भूमि जो जोती नहीं, वैसी जंगली भूमि जो जोती नहीं जाती, अपरहत। क्या कहा जाता था? क्या कहलाता था? अपरहत कहलाता था। इसके बाद गुप्तकालीन शासक कौन धर्म को मानते थे? वो वैष्णव धर्म। और गुप्तकालीन शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? क्या था? मंदिर निर्माण कला का जन्म कौन काल में हुआ? वैष्णव धर्म शैव धर्मों का समन्वय किस काल में? किस काल में यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया? गुप्त काल में ना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, आपको तिगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, कौन काल में ये सब बना? कौन काल में? गुप्त काल में बना है। ठीक है, बात क्लियर है। और इसके बाद आगे बताए, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा। अच्छा, पाटलिपुत्रा, उज्जैन, बल्लभी, नालंदा गुप्तकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो गुप्तकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? अच्छा, गुप्त काल में सबसे ज्यादा विकास गणित और ज्योतिषी के क्षेत्र में हुआ था। गणित और ज्योतिषी। नीचे से एक लाइन लिखिए तो ये हमको नहीं लगता है, नहीं लिखा है। ठीक है, ठीक है, तब रहने दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है आगे आप लोग देख लीजिएगा, बात क्लियर है। गुप्त खत्म हो गया है। अब आज रात में देखिए, अब क्या बजे रूम पहुंच पाते हैं। रूम सवेरे पहुंच गए तो 10 गो 12 गो किताब लेंगे और क्या, और गुप्तकालीन रचना लिख करके टेलीग्राम पर भेज देंगे। अगर फुर्सत में रहे तब, काम तो बहुते रहता है, समझे। तो आपको जो है भेज देंगे, प्रयास करेंगे। अगर लिख करके नहीं भेज पाएंगे ना तो किताबें का फोटो खींच के भेज देंगे, लेकिन 2 4 10 वो किताब का भेजेंगे, समझे। देखिए सुनिए, देखिए बात ऐसा है, गुप्तकालीन साहित्य पूछा जाता है। इसलिए जितना अधिक गुप्तकालीन साहित्य आप याद रखिएगा उतना आपके परीक्षा के लिए फायदामंद होगा। ठीक है, जितना अधिक गुप्तकालीन साहित्य याद रखिएगा, 20 25 50, देखते हैं आज रात में हम प्रयास करेंगे। ठीक है, गुप्त काल खत्म हो गया। घर पे जाकर के आज का आज इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसके बाद अब होमवर्क सबकी बात करना है। घटना चक्र दिए थे, होमवर्क छुट्टी में किए हैं? कौन कौन लोग किए हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। कौन कौन लोग किए? हाथ खड़ा कीजिए। तो रिजल्ट तो इतने लोग का होता है, रिजल्ट तो सबका थोड़े होता है। एक बार सही सही हाथ खड़ा कीजिए तो मम्मी पापा का कसम, कौन कौन लोग किए हैं? चलिए ठीक है, रिजल्ट तो इतने लोग का होगा, चिंता नहीं करना। अब सुनिए, संस्थान का एगो बुक आया है, बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक, मालूम है? लिए आप लोग? किताब है? क्या मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। पन्ना खराब है। कहां से पन्ना खराब है? क्या खराब है? पन्ना खराब। इसमें क्या खराब है? पन्ना बताइए तो। ये ऐसे देखिए, क्या देखिए, हम ऑफर ऊपर नहीं देते हैं। देखिए, ये ऑफर का प्रक्रिया जो है ना, बड़ी गलत
बहुत गलत चीज है ये ऑफर वाली बात, ठीक है। इसका बहुत हानि है, कभी टाइम फुर्सत में रहेंगे तो बताएंगे। बोल रहा है होली में सर ऑफर का हिंदी है बैच में। अच्छा चलिए देखिए, ये बुक आया है, अगले मेरे क्लास में सबके हाथ में ये बुक होना चाहिए, समझ गए? क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि अब होमवर्क इसी से मिलेगा, समझ गए? इसलिए सबके हाथ में बुक होना चाहिए। और देखिए यहां पर आप गौर कीजिएगा, पढ़ने के साथ साथ टोटल 4 गो बुक आपको पढ़ना होगा। हम लोगों के लेक्चर के अलावा 4 गो बुक, दरोगा सीरीज का पहला बुक है ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक के बाद दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा, तीसरा करेंट आएगा और चौथा प्रैक्टिस सेट आएगा। टोटल 4 बुक और लेक्चर क्लास सफिशिएंट है, समझ गए? इतना कर लीजिएगा, काम क्लियर है। इस पे दरोगा सीरीज फर्स्ट लिखा हुआ है। इसमें टोटल 18 सेट है, समझ गए? और 18 सेट का सॉल्यूशन ही नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पूरे जीएस का जितना भी एस्थेटिकल फैक्ट है, जो डाटा वाला है, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता, सब इसमें है, समझ गए? तो इसका होमवर्क टेलीग्राम के थ्रू करवाएंगे, सेट का, क्वेश्चन सेट का। और इसमें जो एस्थेटिकल डाटा हर सब्जेक्ट का है, जब अपना बुक है तो होमवर्क इसी से करवाएंगे। इस बुक को 2 महीना में, ठीक है, 2 महीना में, 15 मार्च है ना जी, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 मई तक में बुक को रट जाना है, चाट जाना है, समझ गए? इधर से उधर, क्लियर है? हाँ, नौकरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिस कमाई पर जीवन भर ऐश कीजिएगा, 4 गो बुक नहीं पढ़िएगा, हाँ पढ़िए। बुक का फिक्स प्राइस है 290 रुपया, पूरे बिहार में 290 में मिलेगा। पटना में 260-70 में मिलेगा। पटना में 260-70 में मिलेगा, पूरे बिहार में 290, ठीक है। 290 ही इसका, ऑफिस में ना है। कौशल जी टेलीग्राम पर आपको अपने से ज्वाइन करना है, 1 लाख प्लस मेंबर है, जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब सुनिए एगो बात और, देखिए संस्थान बिहार दरोगा में 1 से बढ़कर 1 टॉपर दिया है, समझ गए? कोई टॉपर है ना, वो हमसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निश्चित तौर पर हेल्प लिया है, समझ गए? तो टॉपर का यह मानना है, पढ़िए ठीक है, लेकिन सेट भी एगो डेली मारिए, समझ गए? सेट के विषय में हम बहुत पहले से बोल रहे हैं। तो सेट शुरू होने जा रहा है अगले शुक्रवार से। प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन का सेट, प्रत्येक दिन बिहार दरोगा परीक्षा के अकॉर्डिंग 100 क्वेश्चन का सेट। जैसे शनिवार को टेस्ट होता है, आए नानी याद आता है उस टेस्ट में, आता है ना? हाँ, तो वो जो शनिवार को टेस्ट होता है उसमें तो डिस्कशन देंगे, ठीक है। वो तो 30 टेस्ट 35 टेस्ट तक होगा, 30-35 टेस्ट तक होगा। 30-35 टेस्ट में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको करते हैं कि नहीं करते हैं? टेलीग्राम पर 15 सेट भेज दिए थे, मालूम चला था, पता चला था? हाँ, तो निकाल करके उसको पढ़ना शुरू किए, निकाल करके पढ़ना शुरू कीजिए, समझ गए? उसके बाद शुक्रवार से जो है, अगले शुक्रवार, ये शुक्रवार नहीं, इस शुक्रवार के अगले शुक्रवार से 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट शुरू हो रहा है। जैसे 50 क्वेश्चन का टेस्ट विद डिस्कशन डेली होता है ना जी, सोमवार से शुक्रवार होता है ना, वैसे ही देखते हैं कुछ विद्यार्थी जो है इधर उधर मुंह मारते रहता है, कोई जाएगा यहां पर सेट मारने, कोई जाएगा वहां पर सेट मारने। तो जो आप इधर उधर मुंह मारते हैं, उससे बढ़िया है कि यहीं पे रहिए। तो इसलिए सेट का व्यवस्था किए हैं। अगले शुक्रवार से सेट शुरू हो रहा है 100 क्वेश्चन का, और कहने का मतलब यह हुआ शनिवार का टेस्ट चलता रहेगा और सोमवार से शुक्रवार भी टेस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि सप्ताह में 6 दिन पढ़िए और 6 दिन सेट मारिए। अब इससे बेहतर और क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं, समझ गए? बस यही है कि पढ़िए, मेहनत कीजिए,
हाँ, टाइम सेट का टाइम बता देंगे एक दो दिन में, एक दो दिन में बताएंगे। हाँ, और जानते हैं दूसरी बात यह है कि वो 100 क्वेश्चन का सेट मरवा करके उसका डिस्कशन नहीं देंगे, अब ये बता दे रहे, उसका डिस्कशन नहीं देंगे, क्लास में ही उसको याद करवा देंगे, 100 क्वेश्चन याद करवा करके भेज देंगे, समझिए ये चीज करेंगे। क्लियर है? तो 2 घंटा टाइम उसमें आपका जाएगा, ठीक है। टाइम क्या होगा वो टाइम बता देंगे। अरे नौकरी लेना है तो तपस्या करना पड़ेगा, तपस्वी बनना पड़ेगा, और नौकरी नहीं लेना है तब तो कुछ कहना ही नहीं, एकदम अपने आप को तपाना होगा, समझ गए। और क्लास में कम से कम 5 से 6 घंटा, और घर पे कम से कम 7 से 8 घंटा, यानी 814, 24 घंटा में 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब रिजल्ट होगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा, लिख करके दे सकते हैं हम, समझ गए। तो 5 से 6 घंटा क्लास और 7 से 8 घंटा घर, तभी नौकरी होगा, नहीं तो नौकरी नहीं होगा। कंपटीशन का लेवल यहां नहीं है, यहां है, बहुत ऊपर है, समझ गए। तो कंपटीशन के लेवल तक आने के लिए जो है बहुत कुछ करना होगा, और टेस्ट और भी न होना है। हो टेस्ट आपके बैच में नहीं बोले थे, और आपके बैच में नहीं होना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। बाद बाकी जो है पढ़ते रहिए। अब एप्लीकेशन पर भी जो है क्लास फ्री वाला बंद कर दीजिए, और देखिए ध्यान दीजिएगा, जिनका भी अभी तक का जो भी छूटा है संस्थान के एप्लीकेशन पर अभी तक का वीडियो पूरा फ्री है, आप जाकर के वहां से मेकअप कर लीजिए, समझ गए। हाँ, कौन सी? हाँ, आज के बाद लगेगा, आज के बाद लगेगा। हाँ, आराम से, आराम से। और कोई दिक्कत? टीवी एगो लगेगा, पंखा मर गया है पंखा कहीं मर गया है, आए तो अच्छा ठीक हो जाएगा। आप पढ़ने में जवाब पूछते हैं तो जवाब देते हैं बकलोलवी साहब, नानी याद तो हम दिला देंगे सबका। और सब बढ़िया है, मजा में है, धन्यवाद। पूरे बिहार में धीरे धीरे बुक मिलेगा, पूरे बिहार में, पूरे बिहार में। टेस्ट अगले क्लास में बुक लेकर के आइएगा, अगले क्लास में बुक खरीद के लेके आना है। ऑनलाइन भी बुक मिलेगा, पूरे बिहार में बुक मिलेगा। नोट में दिया हुआ है अग्रहार, अग्रहार नोट में लिखा हुआ है, अग्रहार है नोट में। अभी ये सब मत दिखाइए हमको, अभी वो सब मत दिखाइए। अभी क्लास है, फिर तुरंत क्लास है, गुस्सा जाएंगे कहिएगा गुस्साता है मास्टर, ठीक है। क्लास के तुरंत बाद क्लास है, विद्यार्थी बीच में आ जाता है। कभी फुर्सत में रहे तब मिलिए। धीरे धीरे पूरे बिहार में बुक जाएगा, चिंता मत कीजिए। ऑनलाइन भी बुक मिलेगा, यमी कार्ड पर, YAMIKART डाला हुआ है। हाँ। चलिए धन्यवाद। टेस्ट यहां पे लगेगा ना जी, और हो सकता है कल से टेस्ट यहीं पे हो, डेली टेस्ट कल से यहीं पे हो, डेली टेस्ट यहीं पे होगा, हो सकता है।